अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं रोज़नामा इनकलाब से रईसा मुनव्वर। आज आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से मुनक़िद होने वाली इस महफ़िल में आपका ख़ैर मक़दम है। आप इस हकीकत से वाक़िफ़ हैं कि इनकलाब ऐसे मुबाहिसे वक़्तन-फ़वक़्तन करता रहता है, जिनमें मौज़ू की मुनासिबत से मुंतख़िब शख़्सियात को इज़हार ख़याल की दावत दी जाती है। गुज़िश्ता साल भी यौम ख़वातीन के मौके पर दफ़्तर इनकलाब में ऐसी ही एक महफ़िल आरास्ता की गई थी, जिसकी तफ़सील इनकलाब और ई-पेपर के क़ारीन मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज हमारे मुआशरे की 5 ख़वातीन को इस ऑनलाइन महफ़िल में यकजा होने की दावत दी गई है, जो बरसर-ए-कार ख़वातीन की समाजी ज़िम्मेदारी के मौज़ू पर इज़हार ख़याल करेंगी। इस हकीकत से सब वाक़िफ़ हैं कि दौर-ए-हाज़िर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसी-ऐसी सहूलतें मुहैया की हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इन सहूलतों की वजह से ज़िंदगी पहले के मुकाबले में ज़्यादा सहल और आसान हो गई है, मगर ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि गरीब पहले से ज़्यादा गरीब हो गया है। इस तबके के साथ रोटी-रोज़ी, कपड़ा और मकान ही नहीं, तालीम, सेहत और पुरवकार ज़िंदगी गुज़ारने का मसला भी है, जो पहले से ज़्यादा परेशान-कुन है। इस इस तबके की ज़रूरत को पूरा करने के लिए समाज में तालीम याफ़्ता और बरसर-ए-कार ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं और उसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कर सकती हैं। इसी मौज़ू पर इज़हार ख़याल के लिए इनकलाब की दावत पर आज हमारे साथ ऑनलाइन मुबाहिसे में शामिल हैं मोहतरमा ज़ैबुन्निसा मलिक, आला तालीम याफ़्ता और प्रोफ़ेसर हैं और साबु सिद्दीक़ टेक्निकल कॉलेज नन अनएडेड की प्रिंसिपल हैं। कई एज़ाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर सीमाब खान, जो एमबीबीएस हैं और ईएनटी सर्जन कंसल्टेंट हैं। अपोलो अस्पताल नवी मुंबई के अलावा मुंबई और नवी मुंबई में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं। हमारी एक मेहमान भिवंडी से हमारे साथ में हैं मोमिन रूही, जो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और अंग्रेज़ी में एक किताब भी लिख चुकी हैं। तदरीस के ही शोबे से वाबस्ता एक और खातून है नशरा इम्तियाज़ शेख, जो फ़िज़िक्स की क्लासेस पढ़ाती हैं। उसके अलावा हमारी आज की 5वीं मेहमान हैं ज़ैनब सलीम शेख। ज़ैनब माज़ी में एयर होस्टेस रह चुकी हैं और फ़िलहाल यूनिवर्सल एंटरप्राइज़ेज़ मीडिया कंपनी में मैनेजर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आइए हम अपने असल मौज़ू पर इनसे बात करते हैं और इनके ख़यालात को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी आज की पाँचों मेहमानों का एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ है। अब मैं शुरुआत करूँगी ज़ैनब से ही कि ज़ैनब, आप बताइए कि बरसर-ए-कार रहते हुए एक तालीम याफ़्ता खातून जो है, वो अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए क्या उसे मतलब किस तरह नाफ़े बन सकती है? समाज को, माशरे को उससे किस तरह और कितना फ़ायदा पहुँच सकता है? ये बताइए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मैम कि अगर एक औरत, एक वुमन जो लिटरेट हो, जो भी फ़ील्ड से हो, अगर मैं एयर होस्टेस हूँ, डॉक्टर है, टीचर है, जो भी है, तो आजकल माशाल्लाह से सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से आम है। तो पुराने टाइम पे हम किताबों के ज़रिए नॉलेज हासिल किया करते थे, पर आज के टाइम पे जैसे यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे हम हमारी फ़ील्ड के रिलेटेड जो भी जिसे जैसे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो उसके रिलेटेड वो अपने बयानात आगे पोस्ट कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन आगे पोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कौन आगे बढ़े, ऐसा आगे कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब मैं एयर होस्टेस में छोटी-सी मिसाल दूँगी, केबिन क्रू लाइन में ऐसा होता है आजकल बहुत सारी फेक अकेडमीज़ भी होती है और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी जगहों पर बहुत सारे फेक कमेंट्स, फेक क्लासेस होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम सही है, अगर जैसे हम केबिन क्रू, तो अगर मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, तो हम उसका एक छोटा-सा पेज, छोटा-सा वीडियो बना के अगर हम डालेंगे, तो जो एक्चुअल में बनना चाहते हैं, तो ये उन्हें फ़ायदा देगा। जो भी मेरा एक ही बोलना है कि हम अगर जो भी फ़ील्ड से रिलेट है, तो उसके बारे में हमें आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि जो जेन्युइन है वो आगे बढ़ सके, ना कि फेक लोगों के हाथ में स्टक हो सके। और ना कि सिर्फ़ लिटरेट लोगों के लिए, इलिटरेट का भी मेरा यही मानना है कि उनके पास अगर एक हुनर है, तो वो अपने हुनर के ज़रिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं वुमेन्स। वुमेन्स जो है जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई है, तो वो भी अपना पोस्ट, अपने हुनर की सलाहियत से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आगे ये प्लेटफ़ॉर्म से इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं लोगों की।
मतलब आप पढ़ाई के साथ में आप कहना चाहती हैं कि हुनर भी बहुत ज़रूरी है, कोई एक हुनर बिल्कुल, हासिल होना चाहिए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जैसे जी, हमारा जी। एरोस्पेस का हो गया और एक-एक फ़ील्ड होता है और हम वुमेन्स हैं, तो हमें कोई न कोई आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम कभी घर से बाहर नहीं निकल सके, तो हम घर बैठे भी हमारे हुनर के थ्रू हम हमारा घर, हमारे घर गृहस्थी, हमारे औलाद को, हमारी फैमिली को हम हेल्प कर सकते हैं। ज़ैनब आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम हेल्प कर सकते हैं। हमारा जी। बात ये है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं? ये बताइए आप। समाज के समाज लिए हम किस तरह फ़ायदेमंद ना या नाफ़े साबित हो सकते हैं? आजकल देखिए फ़ोन सब यूज़ करते हैं, इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब सब यूज़ करते हैं, राइट? तो हम समाज में एक हमारी जो भी काम करते हैं, उसका हम एक ऐसा इंट्रोडक्शन ऐसा हम बना के आगे भेज सकते हैं, जो समाज में मदद का हासिल कर सके, मदद मिल सके समाज को। वो जी। उस वीडियोज़ देख के अपने लिए अ, ज़ ला ज़िम्मेदारियाँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ उनके लिए हेल्प हो सके। जी, बहुत अच्छा। नशरा आप बताइए, आप भी माशाल्लाह प्रोफ़ेसर हैं, क्लासेस में पढ़ा रही हैं, तो समाज के लिए जी, हम कितने कारआमद बन सकते हैं? बरसर-ए-कार रहते हुए हमारा ताल्लुक जो है मतलब यहाँ पर जो भी बहनें हैं, सब माशाल्लाह तालीम याफ़्ता तबके से ताल्लुक रखती हैं। तो बरसर-ए-कार रहते हुए हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है। घर को भी देखना है, वो भी, लेकिन हम समाज को कहीं न कहीं बीच में शायद भूल जाते हैं या मतलब उसके लिए वक़्त नहीं निकाल पाते। तो नशरा आप बताइए कि समाज के लिए ख़वातीन किस तरह कारआमद बन सकती हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम दूसरी बात सलाम। ये है कि आपने एक मराठी में पढ़ा होगा हर बारी कि मुलगी चुकली प्रगति झाली, राइट? तो इसका मतलब है क्या? देखिए, अगर हम एक निचली सतह पर बात करें, एकदम बेसिक सतह पर बात करें, तो मर्द जो यूजुअली होते हैं, वो तो घर के बाहर होते हैं, ऐसा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में माना जाता है। बच्चों की तरबियत अब आ जाती है माँ पर। अब ये माँ पर होता है अब कि बच्चों को किस तरह करें। अगर माँ तालीम याफ़्ता है, तो कहीं न कहीं बच्चे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों को वो तालीम दे सकती है अच्छी तरीके से, अच्छी तरबियत, बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात है तालीम याफ़्ता एक औरत के तालीम याफ़्ता होने से समाज को कैसे फ़ायदा हो सकता है और समाज को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो एक ये बात मैं कहना चाहूँगी कि कुदरत ने औरत को एक बहुत बड़ा मकाम दिया है। ये तालीम याफ़्ता अगर औरत है, तो वो ना सिर्फ़ अपने घर को, समाज को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचा सकती है, क्योंकि एक तालीम याफ़्ता औरत समाज में मिसाल होती है। अब कहा जाता है कि औरतें पढ़कर क्या करेगी, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, घर गृहस्थी सँभालना है, ठीक है। आप एक सोच ये भी रखते हैं बहुत लोग कि पढ़ लिख ले पर आगे कुछ उसको समाज को बेनिफिट ना दे, मतलब जैसे टीचर बन जाओ, ठीक है, बन पढ़ने का शौक है आप पढ़ लो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को उसमें अमल में ना लाएँ। आपको डॉक्टर बनना है, हमारे जैसे माशरे में अक्सर कहा जाता है लड़कियों को, तुम्हें पढ़ने का शौक है तुम पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, पर आपको आगे काम नहीं करने दिया जाए। हुँ, तो ये सोच सबसे पहले रखी जाती है कि काम करना यानी पैसा कमाना, ऐसा नहीं है। काम करना भी, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं फिज़िक्स सब्जेक्ट में हूँ। हुँ। आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सी जगह ऐसा है कि फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर नहीं हैं और ये एक टीचर का जो पेशा है, जो उस्ताद का पेशा है, ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला पेशा होता है। क्योंकि अगर ज़रा-सी गलती आपकी नॉलेज में आपकी कुछ कमी हो जाए, तो वो पूरी एक जनरेशन को कहते हैं ना मिसगाइड कर सकती है। तो एक तालीम याफ़्ता औरत एक टीचर बनकर एक तालीम के राह पर बच्चों को ला सकती है। ये एक तालीमी याफ़्ता ज़िम्मेदारी है एक तालीम याफ़्ता औरत की। साथ ही साथ अगर डॉक्टर है, हाथ में बहुत अच्छी हुनर है, शिफ़ा है, तो क्यों ना वो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बचाए, क्यों ना वो गरीब लोगों की मदद करे, क्यों ना गरीब पेशेंट जो है, जो बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी मदद करे। तो ये बहुत सारे अलग-अलग टीचर बनकर आप उनको तालीम में मदद कर रहे हैं, डॉक्टर बनकर आप एक साबित कर रहे हैं कि देखो एक औरत होकर ज़िंदगियाँ बचा सकती है, ठीक है? फिर और जैसे कोई होते हैं जो पुलिस में भर्ती होती है, कुछ जो फ़ौज में भर्ती होती है, तो उन औरतों को देखकर सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्यों? क्योंकि औरतों को क्या कहा जाता है कि भई ये तो घर गृहस्थी वाली चीज़ है, इनका घर में ही रहना है, लेकिन ऐसी औरतें एक समाज को मैसेज बिल्कुल, देती है कि हम जी। घर के साथ-साथ समाज को भी हुँ। कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं एक
वक़्त निकालें, वो मतलब आपकी प्रैक्टिस चल रही है या कोई टीचर है तो वो पढ़ा रही है, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और कहीं न कहीं वक़्त निकालें गरीब बच्चों और मुस्तहिक मरीज़ों को जी, जी। देखने के लिए। मतलब जी, आपका बिल्कुल। कहने का जी, मतलब ये है। जी। जी। और इसी मौज़ू को हम आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगी रूही से। रूही, आपका क्या ख़्याल है? एक्चुअली अभी जो है ना, जो आइडियल वुमन है उसका जो पैराडाइम है या जो मॉडल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले कैसा होता था कि जो लड़की घर का खाना पकाना सीख जाती है, कुकिंग क्लीनिंग ये सब आता है, उसको एक आइडियल वुमन माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब जब मॉडर्न एजुकेशन आ गया है, लोगों के पास सेल्फ अवेयरनेस है, उनको पता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आजकल माँ बाप भी अपने बच्चों को बोल रहे हैं, बेटियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। बहुत सारे लोगों को अभी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो माइंडसेट है वो पेरेंट्स का अब चेंज हो रहा है। आप वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि आगे किसी की मोहताजी ना हो। तो ये जो चीज है ना, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं आज, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन गई है कि वो ऐसा रोल मॉडल बनाए अपने आप को कि उनके बाद जो आने वाली औरतें हैं उनके लिए जो ये रास्ते हैं वो इजी हो जाए। जो पेरेंट्स आज डर रहे हैं हम ये फील्ड में भेजे या ना भेजे, ऐसा करे या ना करे, तो एक ऐसा रोल मॉडल बन जाए कि वो पेरेंट्स को तसल्ली हो जाए कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ पे भी जाके सेफ हो सकती है, वो ये फील्ड में भी जाके एक डिफरेंस पैदा कर सकती है, एक एग्जाम्पल बन सकती है। जी, रूही, लेकिन यहाँ पर आप बात वही कर रही हैं कि मतलब ठीक है, माँ चाहेगी कि बच्ची तालीम याफ्ता हो जाए, बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बात ये है कि समाज आपसे जो चाहता है, समाज के लिए आप क्या चाहेंगी? समाज के लिए मैं यही चाहूंगी कि जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हम ऐसे बन जाए कि लोग हमको देख के कोई फिर वो नहीं बोल सके कि नहीं, इसको देख के मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकता हूँ, या ऐसा नहीं। एक रोल मॉडल बन जाए कि बाकी जो औरतें हैं उनके लिए ये फील्ड इजी हो जाए। ठीक है, जैसे आज मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को सिखाती हूँ उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। पहले ये औरतों को नहीं पता था कि हमारी राइट्स क्या है, ये सारी चीजें हमें, लोग वोट देने भी नहीं जाते थे। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को ये बताती हूँ कि ये तुम्हारी राइट्स है, ये तुमको करना है। मतलब लोग जो है ना, बाहर जाके अपने लिए साथ साथ तुम दूसरों के लिए भी एक आवाज बन सको। जो चीजें हो रही है औरतों के खिलाफ, उनके लिए एक मतलब एक आवाज बन जाओ, लोगों को एजुकेट करो, औरतों को उनकी राइट्स बताओ जिनको नहीं पता है कि तो ये तुम्हारी राइट्स है और ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। एज अ टीचर मैं बेसिकली इसी पे फोकस करती हूँ कि जो बच्चियां हैं उनको मैं ये बता सकूं कि ये तुम्हारे लिए बेसिक राइट है, ये हमारी गवर्नमेंट ने तुम्हें दिए हैं और ये तुमको नहीं मिलता। जी, ठीक है, अभी वापस इस मौजू पर हम लोग अभी हमारी 2 और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तय नज़र क्या है और वो समाज के लिए क्या देना चाहती हैं, उसी पर अभी हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सीमा आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इनकलाब का और शाहिद लतीफ़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस अहम मुलाकात का हिस्सा बनाकर इज़्ज़त बख्शी है। तो आज का जो ये मौज़ू है रईस साहबा, इसमें ये जो समाजी खिदमत का लफ्ज़ है, ये बहुत ही वसी इसका दायरे अमल है। इसमें आप तालीम ले लीजिए या फिर हेल्थ केयर सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जो भी हम लोग रोज़गार, तो काफ़ी वसी दायरा अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तिब के पेशे से वाबस्ता किया, जिसका अहम मकसद, मेन बुनियादी मकसद ही लोगों की तकलीफों को दूर करना है। तो पिछले मैं 12-13 सालों से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और मैं समझती हूँ कि बहैसियत एक डॉक्टर और एक सर्जन मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है समाज के तय, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी महँगी समझी जाती है प्राइवेट सेक्टर में, और सरकारी अस्पतालों का हाल आप जानती ही हैं। और जो बद से बदतर होता जा रहा है जो सिस्टम है, जहाँ पे वेट लिस्ट और जो लोगों की मरीजों की जो कतार है वो लंबी होती जाती है। कई बार बहुत सारे मरीज जो बहुत सीरियस बीमारी से जूझते रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता है। तो इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी शुरू से आज तक मैं मुंबई के 2 चैरिटेबल ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ, हॉस्पिटल से। इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के काम आ सकूं जो प्राइवेट का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो जिनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज लेने से पहले उनकी बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि नाकाबिले इलाज हो जाती है। तो उन लोगों को मैं एक प्रायोरिटी बेसिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 सालों से कर रही हूँ कि हफ्ते में 1 दिन मैं निकाल के और सर्जरी करती हूँ, और जो तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ कंज्यूमेबल यूज होते हैं और उसका चार्ज लिया जाता है इन लोगों से। तो ये एक चीज है जो मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ, और ये बिला तफरीक मजहब व मिल्लत है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी हमारा मज़हब हमको बिना किसी तफरीक के इंसान की खिदमत के लिए कहता है। जी, कई बार लोग छोटी सोच कर लेते हैं कि नहीं हमको नहीं करना है, तो ये दोनों तरह से के दोनों ट्रस्ट है, एक हमारे मुसलमानों की ट्रस्ट है और एक जैन हिंदू लोगों की ट्रस्ट है, जिसमें मैं वाबिस्ता हूँ और काफ़ी सारे लोगों से, अलग-अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती है। तो इस तरह का काम करके मेरा जो जज़्बे खिदमत है उसको तस्कीन मिलती है। तो थोड़ी बहुत जो मेरा जो मकसद था मेडिकल में आने का वो हो जाता है, क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस से वाबिस्ता हूँ, तो पूरा फुल टाइम मैं खिदमत नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ हाँ, ये जो इल्म हुनर की दौलत जो मिली है, और हुनर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं एक सर्जन हूँ, तो ये एक स्किल्ड प्रोफ़ेशन है। तो ये जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, वालिदैन की मेहनत और बुज़ुर्गों की दुआओं से जो मिली है, तो समाज इससे मुस्तफ़ैज़ हो सके, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। इसी को मैं वक़्तन-फ़ौक़्तन मैं कई बार मेडिकल कैंप्स का भी हिस्सा बनती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दूसरे डॉक्टर्स भी बगैर बेग़र्ज़ी से इसमें हिस्सा लें, जिसमें जो जेन्युइनली पसमानदा तबका है हमारा, जो कि बगैर किसी मतलब के उनका फ़ायदा हो सके, जो कि जज़्बा हमारे यहाँ से उनका होता जा रहा है, ख़ुसूसन हमारी बिरादरी से भी। जी। जो बिल्कुल खिदमत का जो जज़्बा है वो उसको रखते हुए हम लोग फ्री कैंप्स, जिसमें कंसल्टिंग, जैसे हमारी हॉस्पिटल्स में कंसल्टिंग होती है, 1000-1500 कम से कम होती है, तो हम नहीं चाहते कि जो गरीब तबके का आदमी हमारी खिदमत हासिल ही नहीं कर सकता। तो वो ऐसे कैंप्स का भी इनेकाद मैं करती हूँ और जो अगर मुझे इनवाइट करते हैं तो वहाँ भी जाती हूँ, कि जिसमें हम बिल्कुल कोई चार्ज किए बगैर इन मरीज़ों को देखकर उनकी तशख़ीस के लिए मदद करते हैं। दूसरी चीज़ जो रईस साहबा मैं करती रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं इसको और ज़्यादा करूँ, ये है कि स्कूल्स में जो हमारी जो बहुत प्राइमरी या प्ले ग्रुप और जो बिल्कुल नर्सरी और किंडरगार्टन वाले बच्चे हैं, उनमें कई बार चूँकि मेरा ये पेशा है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, तो बच्चों की जो समात कई बार अनडायग्नोस्ड रह जाती है। कुव्वत समात से महरूम बच्चे बाद में उनकी तशख़ीस होती है और वो उनका इलाज नहीं हो पाता। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं करती आ रही हूँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स और स्क्रीनिंग क्लिनिक्स मैं करती हूँ। ये प्रिंसिपल हज़रात के ताउन से होता है, मेरे अकेले के नहीं, और कुछ कंपनियाँ नहीं, आपके ताउन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तो ये चीज़ भी जो कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं अपनी तकलीफ़, उनके स्क्रीनिंग के लिए भी हमने शुरू किया है। पिछले 7-8 सालों से मैं कर रही हूँ। जो भी इनवाइट भी करते हैं और कुछ स्कूल्स अप्रोच करते हैं, तो मैं उनकी ताउन पेश कर देती हूँ। दूसरी चीज़, अगर समाजी खिदमत, मैं इसको अपना फ़र्ज़-ए-ऐन समझती हूँ कि मेरे जो क्लिनिक पर भी मैं इसको मैं खिदमत का भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी, कि बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, तो फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन डे भी मैं रखती हूँ अपने पास। तो ये भी मैं चाहूँगी कि सारे जो डॉक्टर्स, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, हम अरेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फ्री मेडिसिन्स हमारे पास होती हैं, हम उसके लिए खुद से खर्च नहीं करते। तो ऐसी दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर्स के मतलब से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि जो डॉक्टर हज़रात सुन रहे हैं, तो वो भी इस किस्म का इनेकाद करें कि हमारे जो बहुत गरीब दवाइयाँ इतनी महँगी हो गई हैं, कि जो गरीब तबके का आदमी अगर 10 दिन का डोज़ ले पाता है, तो शायद अगले 10 दिन और 20 दिन वो नहीं खरीद पाता है महँगाई की वजह से। तो हमारे पास जो फ्री सैंपल्स हम अरेंज भी कर सकते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर महीने में एक बार भी सारे लोग करें, तो मेरे ख्याल से बहुत तब्दीली हो जाएगी हमारे मुआशरे में और समाज में। चौथी चीज़ जो मैं कहूँगी कि मैं बहैसियत एक ईएनटी सर्जन और मेरी कंसल्टिंग चैरिटेबल में भी और मेरे प्राइवेट में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जिसमें नौज़ायदा बच्चों से लेकर उम्र-रसीदा हज़रात तक सभी आते हैं मेरे क्लिनिक में। तो जब बच्चे मेरे पास आते हैं, ख़ुसूसन नौउम्र बच्चे, जो आप समझ लीजिए 5-6 साल से लेकर एक 15-16 साल के बच्चे, आप समझ लीजिए स्कूल गोइंग एज है। तो जब वो आते हैं, तो मैं एक ख़ास तौर पर उनके लिए एक 2-3 मिनट एक्स्ट्रा निकाल कर उनसे ज़रूर उनकी तालीम के बारे में गुफ्तगू करती हूँ, और ख़ुसूसन जब वो बच्चा लड़की हो। ठीक है? और मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है जब वो पसमानदा तबके से हो। ठीक है? तो मैं ज़रूर उनके बारे में ये दरियाफ़्त करती हूँ कि वो कहाँ पढ़ते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्कूल जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे बच्चों ने मुझे जब कुछ अचीव कर लेते हैं 10th 12th या जो भी, तो मुझे कॉल बैक, मुझे फ़ोन करके, मैं भूल भी जाती हूँ, तो मुझे फ़ोन करके, मैडम आपने कहा था ना, तो आपने हमें इंस्पायर किया। तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर 1, 2, 3 लोगों की भी ज़िंदगी हमने बदली इस तरह से, तो ये बड़ी बात होगी। मैं चाहूँगी कि सारी ख़वातीन जो हमारे साथ हैं, वो जहाँ भी जिस चेयर पे भी बैठती हैं,
वो लोगों से कांटेक्ट में तो जरूर आती होंगी। तो इस तरह के आप अपने वक्त से थोड़ा 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त निकाल के लोगों से गुफ्तगू करके उनके अहवाल जान के, इसमें हमको अपने चेयर से उठ के जाना नहीं पड़ता और कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? तो ये एक चीज है। बहुत अच्छा मशवरा है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा आप जहाँ भी हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप सहाफी हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, जहाँ भी हैं आप, तो आप बहैसियत खातून, बहैसियत एक मुस्लिम खातून, एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा कीजिए और नर्म गुफ्तारी को अपना शेवा बनाइए। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, पता नहीं अल्लाह ही जानता है कि मैं कितनी कामयाब हूँ, लेकिन इससे हम एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाते हैं और दे पाएंगे, खुसूसन बरादरान वतन के जहन में। क्योंकि एक अच्छा अखलाक तो वैसे ही किसी से अच्छा सलूक करना सदका ही है। तो इसकी कोशिश हमेशा रहे कि हम अपनी नर्म गुफ्तारी और अच्छे अखलाक का मुजाहरा कभी ना छोड़े, किसी भी हालत में। एक और चीज मैं कहना चाहती थी कि जो आजकल जो ज़हनी दबाव और ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं देखती हूँ कि हमारी प्रैक्टिस में भी, और मेरे ख्याल से सारे, मैं तो ईएनटी सर्जन हूँ, सर्जिकल केसेस आते हैं, फिर भी उसमें तकरीबन 20% केसेस क्या जो वजह होती है वो ज़हनी तनाव है। तो ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, मैं तो यही कहती हूँ सारे मेरे कलीग्स को भी और जूनियर्स को भी, कि आपका मरीज आपके पास आता है तो आप उसकी तकलीफ सुनने की कोशिश कीजिए। आप वक्त निकालिए। आप, हमको लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, हम देख लें, बस इलाज कर दें और पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, मतलब अच्छा सामे बनिए, उनकी तकलीफ को सुनिए। और इतनी सारी तकलीफें हैं जो जिस्मानी तकलीफ होती ही नहीं है उन्हें, ये सारा चीज जो भी तकलीफ होती है इनके ज़हनी परेशानी से रिलेटेड होती है। तो उससे भी, ये भी एक कार्य खैर है और आप उससे बेहतर तशखीस और बेहतर इलाज कर पाएंगे। तो ये एक छोटे-मोटे जो नुकात हैं जो मैं करती आ रही हूँ और मैं चाहूंगी कि मेरे जो कलीग्स हैं वो करें भी। और एक बहैसियत पढ़ी लिखी खातून के आप अपनी मेड्स वो सब पे नजर रखिए कि वो कितना पढ़ी लिखी हैं, वो खानदगी तक पहुंची हैं या नहीं, जो आपके घर में काम करने आती हैं। इससे किसी प्रोफेशन का रिश्ता लेना देना नहीं है, जस्ट आप पढ़ी लिखी हैं तो आप देखिए कि आपके घर में जो काम वाली आती है या 1-2 जो भी आती होंगी, तो उनकी खानदगी क्या है, आप उनको अगर हेल्प कर सकती हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी, आप अपने घर से जो शुरुआत हो जाती है ना, वो आप घर से शुरुआत हो जाती है। तो ये हम करने की कोशिश करें। तो ये तो मेरी इनफरादी कोशिश है, मैं चाहूंगी कि इज्तिमाई तौर पर इसको और मुनज़्ज़म तरीके पर कुछ लोग अगर सामने आते हैं तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आगे। इंशाअल्लाह आपने अभी बीच में कहा कि मतलब आप ये कर रही हैं, पता नहीं कितना पसंद किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नियत पर सब दारोमदार है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपने अच्छी नियत की तो इंशाअल्लाह उसका फल भी अच्छा ही आएगा। जी, अभी मैं इसी मौजू को और आगे बढ़ाऊंगी प्रोफेसर प्रिंसिपल साहिबा से, प्रिंसिपल ज़ैबुन्निसा मलिक साहिबा। जी, वालेकुम सलाम। आप तो मतलब माशाल्लाह इतने बड़े इदारे से वाबस्ता हैं और आपके पास में जो बच्चे आते हैं वो एक उम्र तक पहुंच चुके होते हैं। जी, उसके बावजूद उनकी जो परेशानियां और उनके जो मसाइल हैं वो आप तक तो आते ही होंगे, आप अपने तक उन तक पहुंचती भी होंगी। बस आज की बात ये है, आज का सवाल ये है कि माशरे के लिए, समाज के लिए हम किस तरह कारआमद बन सकते हैं और उसे हम क्या लौटा सकते हैं। जो हमारा किसी न किसी तरीके से फर्ज है, जिस माशरे ने हमको यहाँ तक पहुंचाया, जिस समाज ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है। तो आप बताइए प्रिंसिपल साहिबा। जी, शुक्रिया रईसा मैडम। सबसे पहले मैं अपने सारे कलीग जो यहाँ हैं लेडीज, उनके साथ मैं आपका इनकलाब डेली का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी कि आज हम सबको आपने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है और डिस्कशन करने के लिए, जिस तरह के हम सब अलग अलग फील्ड से हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मैं टेक्नोलॉजी से हूँ, कोई मेडिकल से है, मैडम डॉक्टर सीमा खान मैडम मेडिकल से है, रूही मोमिन है, नशरा है, जैनब है। तो हम सारे लोगों का एक्चुअली हम तो अपनी चीजों को हासिल कर चुके हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पोजीशन पे आके बैठ गए हैं और अब टाइम आ गया है कि अपनी इन सारी चीजों को समाज को वापस करें। बेशक, बस ये हम यही जानना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो ये हमारा अभी मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम किस तरह इसको लौटाते हैं। देखिए, हम नौकरी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा अपना बेनिफिट हो रहा है। हम अगर काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए, लेकिन हम फिर समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये जॉब करना है जिसके लिए मुझे पे भी किया जा रहा है, तो ये मुझे मिल रहा है वो जो मैं कर रही हूँ।
लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा हम किस तरह लोगों तक अपनी तालीम के जरिए, अपने जरिए और अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए किस तरह लोगों तक सारी चीजें पहुंचा सकते हैं। और अगर अल्लाह ने पूरी जिंदगी में 1 या 2 लोगों से भी के लिए भी हमको इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारी जिंदगी का कामयाब है, जिंदगी कामयाब है। जी, तो मुझे ये बोलना था कि जब एज अ प्रिंसिपल जब हम लोग लॉकडाउन में थे तो उस वक्त एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड ऐसी है जिसके अंदर बिना प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं कर सकते। एडमिशंस के लिए हमको परेशानी थी और ये चल रहा था कि ये तो हमारा अपना मसला हुआ कि हमारे जॉब पे हम प्रॉब्लम फेस करें, लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th पास हो गए हैं, और बहुत जगह से ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो बच्चे घर में बैठ के बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। उनको ये प्रॉब्लम भी आ रहा है कि हम आगे जाके करेंगे क्या, ये कब रुकेगा, कोविड कब जाएगा। फिर ऐसे जो बोलते हैं ना कि अचानक नागही जो प्रॉब्लम्स आते हैं, या हम समझते हैं अल्लाह की तरफ से या इंसानों की तरफ से, तो उसमें किस तरह अपने आप को संभाल के रखना है, किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो हमारे बच्चे थे जो 10th और 12th के बच्चे एग्जाम दी, उनको ये प्रॉब्लम था। मेरिटोरियस बच्चे थे जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको लग रहा था अरे हमारा 1 साल खराब हो जाएगा, तो हम किस तरह आगे जाएंगे, आगे हम किस तरह कर पाएंगे। इंजीनियरिंग के बच्चे थे, तो हमने क्या किया कि अलग अलग जगह पे हम सब लेडीज, अभी कोविड में ये भी प्रॉब्लम था कि आप विजिट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, बच्चे आ नहीं सकते, तो हमको ये भी समझ में आया कि लोगों के पास पैसों का भी प्रॉब्लम है, वो लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे नहीं। आज ये हाल हो गया था कि जो अच्छे तबके के जो बोलते हैं ना अपर मिडिल क्लास को भी प्रॉब्लम आज फेस हो गया था ड्यूरिंग दिस कोविड 1 ईयर। तो उसमें ये था कि जो बेचारे मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो हमने क्या किया, एक टीम जमा की, और उसमें टीम में पहले ये लिया कि भाई जो लोग ये है कि अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह ताला हमको कोविड तो है, हमारा यकीन ये है कि भाई होना है तो होगा ही, उसके लिए घर में बैठेंगे तो भी होगा, बाहर निकलेंगे तो भी होगा। तो मैंने एक सेमिनार लिया था अपने स्टाफ के साथ कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो निकलना चाहते हैं, पसंद करना चाह रहे हैं कि हमको अब निकलना पड़ेगा बाहर, हम अपने ऑफिस में बैठ के नहीं चला सकते, नहीं कर सकते, लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाएगा। जबकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमको गवर्नमेंट से सैलरी घर बैठे आने वाली है, लेकिन उसमें बच्चों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, उनको किस तरह हम अपने उसमें लेकर आए। तो हमने क्या किया कि कुछ सोशल वर्कर्स, एनजीओज, उनसे बात की अलग अलग एरिया में। देखिए पैसा हर एक को प्रॉब्लम था, हमको भी ये था कि भाई अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज करने जाते हैं तो बजट किस तरह होगा, लोग किस तरह जाएंगे, मिशनरी साथ में जाने वाली है। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो लोग चल रहे हैं ठीक है, वो सारे लोग अपने खुशी से हमारे साथ आए, किसी को कंपल्शन नहीं था। और फिर एक ग्रुप बना के हम हर एरिया में, इस्लाम एरिया में जाना शुरू कर दिया कि भाई वहां पर बच्चा क्या करना चाह रहा है। एक वहाँ के एनजीओज को हमने 2-4 दिन पहले ही बोल दिया कि आप थोड़ा सा ये अपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कीजिए कि हम लोग आ रहे हैं, और आप लोगों को अगर उसके अंदर जो भी हेल्प चाहिए, कोई भी फील्ड का हो, उसको जो भी जरूरतें हैं उसकी, या उसको यहाँ तक के अगर पर्सनल इश्यूज भी है तो वो भी डिस्कस करें, हम किस तरह उनका सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम किस तरह मदद कर सकें। तो हमने ऐसे कैंप्स लगाए, कुर्ला, गोवंडी, भिवंडी, थाना, मुमरा, जोगेश्वरी, ये सारे जगह पे हमने 8-9 महीने में कम से कम 15 से 20 जगह विजिट किए। और फिर उसमें हमको समझ में आया कि अरे अपने बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनके आईक्यू लेवल भी अच्छे है, लेकिन उन लोगों को गाइडलाइन नहीं मिल रही, उनको कोई बताने वाला नहीं है। और उनको उनके फील्ड में, जैसे अभी मेडिकल में अगर किसी बच्ची को जाना है तो जैसे डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो एक ऑथेंटिक चीज मानी जाएगी, इंजीनियरिंग में मैं जो बताऊंगी वो एक ऑथेंटिक माना जाएगा। किसी को अगर एरोप्लेन ये इसमें जाना है एरोनॉटिकल्स में, तो जैसे जैनब ने जो बताया वो है, बाकी अपनी जो लोग हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि अदर देन आपके ऑफिसर्स, आप किस तरह लोगों को मदद कर सकते हैं, किस तरह लोगों तक पहुंच सकते हैं, और उनके पास उनके प्रॉब्लम को सुनना है। क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास कोई सोल्यूशन उनको समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या। और फिर एक ये भी चीज हो रही थी कि हमारे पास ना पैसा है तो हम एडमिशन लेके नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी डिसाइड किया कि हम इस साल नहीं करेंगे, चलिए इस साल हम छोड़ देंगे। दूसरा इशू ये हो रहा था कि घर के अंदर जैसे पूरे बहुत सारे लेडीज ने भी बताया कि हम लोगों ने जितने सालों में इतना पकाया नहीं ना, अब हमको पकाना पड़ रहा है। तो ये इशू सुनने के बाद हम लोग ये सोचते थे क्यों ऐसा, तो बोला अरे बच्चे भी घर पे हैं, घर पे हैं, सारी फैमिली घर पे है, घर पे रहने के बाद बेचारे करेंगे क्या,
कुछ नहीं तो तीनों टाइम खाना बनना है, तीनों टाइम करना है, तो हम लेडीज का बोलना था कि हम जो लेडीज माएँ हैं, बहनें हैं, वो सब उसी में मशगूल थी। बेचारे करेंगे क्या? बच्चे लड़के जो थे वो गेम खेल रहे, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लेडीज ने ये भी बताया कि भाई आप कुछ तो ऐसा करिए जिसमें बच्चे बिजी हो जाए, जिसके जरिए उनको ये रहे कि भाई हम लोग बिजी हैं, तो उनका वो बाकी टाइम जैसे ये फेसबुक पे या गेम पे या फिर उनके व्हाट्सएप पे है। तो ऐसे हमने बहुत सारे सेमिनार्स स्टार्ट किए बच्चों के लिए, जिसमें ऐसा था कि उनको सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चे, हमको भी पता है कि वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो कुछ एक्टिविटी दी जाए, कुछ उनके साथ कंपटीशन किया जाए, उनको बिजी रखा जाए, और कुछ एक्टिविटी के थ्रू उनको ये समझाया जाए कि भाई आपको पहले तो एनालिसिस करना है कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। कि हमारे बहुत सारे 10th के बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स या तो अपने पीयर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ, या फिर ऐसा होता है कि हमने किसी को रोल मॉडल बना लिया, उनको देख के हम सोचते हैं कि हमको वहीं जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अरे मुझे करना क्या है। फिर दूसरा ये इशू था कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह एक लाइन पकड़ते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन जो ड्रॉप आउट्स है हमारी सोसाइटी का, जो नुक्कड़ पे बैठा रहता है, जो वो कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं किए, छोड़ दिए, उनके पास आगे कुछ भी नहीं है, बस वो नुक्कड़ पे बैठे हैं, उनको ऐसा है कि वो बच्चों को भी, उनके अंदर भी ख्वाहिशात हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हमारे अंदर कमियां है कि हम आगे नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं हमको लिखना ही नहीं आता है, हम कर ही नहीं सकते, तो हमने उनको ये बताया कि आपके अंदर स्किल है, अल्लाह ताला ने हर औरत और आदमी के अंदर स्किल रखा है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। जैसे हमारी लेडीज घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई कर लेती है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, तो आप वो करके अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं। आज की तारीख में हम सबको प्रॉब्लम है, तो हम बच्चों को वो भी बता रहे थे। फिर उसके बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आई है जिसके अंदर आप अप्लाई करके आप वो स्कीम से फायदा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये लग रहा था कि हम लोग अंदर बैठते हैं अपनी एसी ऑफिसेस में, अंदर आराम से बैठने के बाद 10 से 5 वर्किंग करके जाने के बाद ये सोचते हैं अरे बहुत काम कर लिया, बहुत हो गया, और ये फीलिंग आती है कि अरे हमने तो बहुत किया, लेकिन ऐसा कहीं कहीं ये भी लगता है कि अरे सोसाइटी को हमने क्या वापस किया, समाज को हमने क्या वापस दिया। अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया था मखलूक को कि आए बैठे अपना काम करे और चले जाए, हमारे तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमको ऊपर जवाब देना है कि हम किस तरह अपने माशरे में, अपने लोगों में किस तरह हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, जो भी चीज, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। ये सारी चीजों पे हमने गौर फिक्र लेने के बाद ये सोचा कि भाई ऐसी सब चीजें जो हमारे अपने एरिया में भी नहीं है, मतलब हमारे फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। तो हमने बहुत सारे डोनर्स ढूंढे इस बार, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे डोनर्स ने हमारे पास आज हमको 22 लाख रुपया डोनर्स ने डोनेट किया है बच्चों की फीस के लिए। तो माशाल्लाह से एक ये बेनिफिट बच्चों को मिल गया कि फीस ज्यादा है और उनको ये पेंडेमिक में फीस भरने के लिए नहीं था, तो उनको ये मिल गया। फिर उनकी 25,000 स्कॉलरशिप हमारी गवर्नमेंट देती है, चाहे वो बीए करे, बीएससी करे, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी है, उनको वो चीजों को हमने अवेयरनेस कराया कि भाई आपको वहां से मिलेगा, वो भी उनको आ रहा है। तो पिछले साल हमको 1,26,00,000 आया था, इस बार भी हमने सब बच्चों को भरवाया है। फिर सारे बच्चों को ये बताया कि आप डोमिसाइल क्यों नहीं लेते, डोमिसाइल लेना जरूरी है, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं। आज महाराष्ट्र में आपको रहना है तो डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। जब तक डोमिसाइल नहीं होगा आप कोई स्कीम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हमको लोगों को बताना है कि भाई आप डोमिसाइल लीजिए। डोमिसाइल के लिए जो हेल्प करना है कि कौन बना रहा है, पेरेंट्स बहुत सारे परेशान होते हैं कि अरे ये सब पेपर वर्क कौन करेगा, तो हम उनको बता देते, देखिए आप अगर खुद करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये लगेगा, आप अगर किसी और को देके करवाना चाहते हैं, चलिए वो भी एजेंट बताते हैं, वहां जाइए, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे करिए, डॉक्यूमेंट बनाइए। तो ये सारी चीजें जो है हमको अपने फील्ड से हट के थोड़ा बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि बेचारे हमारे पेरेंट्स भी और बच्चे भी, उनको अवेयरनेस नहीं होती है। हर बार रूल्स चेंज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन नए नए आते रहते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं होता है। आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। अब ये हो गया है कि हमारी जो लेडीज घर पे बैठी हुई है, जो कुछ नहीं किए, उनको ये फीलिंग होता है हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्या कर पाएंगे। तो हम उनको बोलते हैं कि बेसिक छोटी छोटी सिर्फ इंटरनेट सीख लीजिए। आज आपकी लाइट बिल भरना है, हस्बैंड घर पे नहीं है, बेचारे वो अपने काम पे जा रहे हैं, तो आप घर से बैठ के लाइट बिल भर सकते हो, घर से बैठ के फोन बिल भर सकते हो, आप घर से बैठ के बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अवेयरनेस आ सकती है, एटलीस्ट ये समझ जाए कि बच्चा अगर आपका अकेला है तो वो हो सकता है कि सोशल मीडिया साइट पे कहाँ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस ले लो, उसके लिए आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अनएजुकेटेड हैं वो सारे लोग भी फेसबुक, व्हाट्सएप अच्छे से चला लेते, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी या कोई डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से मैंने तो ये भी देखा है कि एजुकेटेड लोग थोड़ा पीछे होते हैं सोशल मीडिया पे,
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता और उनके पास ऐसा रहता है कि बहुत सारे काम है, लेकिन अपने जो घर पे लोग बैठे हैं, माएँ हैं, बहन और जो गाँव के लोग हैं, वो बहुत सारे फेसबुक वगैरह पे होते हैं। तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी है कि हमको जो भी भेजना है ना इन्फॉर्मेशन, वो हम इस मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। आज का दौर तो इतना अच्छा है कि हम घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको हर जगह जाना है। घर बैठे हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपने जरिए लोगों को फायदे पहुंचा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि इनकलाब ने बहुत अच्छा ये एक बोलते हैं ना कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो नॉलेज शेयरिंग किया है कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और जो मीडिया है इनकलाब जो डेली है हमारा, वो किस तरह हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को फैजियाब कर सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके सवाल हैं उनके लिए मैं रेडी हूँ, आप पूछिए। जी, आप ये बताइए कि वो एक क्या चीज़ थी जो आपने कोविड के वक़्त में देना शुरू की? जैसे आपने ये बताया कि आप लोग बाहर निकले, 9 टू 5 को आपने आप किनारे रखा कि 9 टू 5 तो एक जनरल है ही, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ये हमको अदा करना है, ऑफ़िस आना है, जाना है। उसके अलावा जो आपने ये किया कि बच्चों के लिए एक डोनर का इंतज़ाम किया आपने एनजीओज़ के साथ में मिलकर, तो और क्या किया ऐसा आपने? रेशा आपा बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बोलते हैं ना एक हाथ से कर दिए दूसरे हाथ को पता नहीं होना हाँ, ये चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि ये था कि कुछ राशन का इंतज़ाम, कुछ एरिया में जाने के बाद ये भी समझ में आया कि वो एरिया अच्छा, में उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो हमने, मेरी अपनी खुद की एक एनजीओ है, ट्रस्ट है, अच्छा। जिस जो एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसके ज़रिए हम लोगों ने किया कि लोगों तक राशन पहुँच सके। तो ऐसे मुमरा में कुछ पहुँचा दिए, कुछ जोगेश्वरी में था, वहाँ पर लोगों से बात करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ के 1-2 लोगों को, एनजीओ को बोला गया हमने कि भई हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, वहाँ के जो राशन वाले हैं उनको बोल के पैकेट बनाते हैं और फिर वो लोग आइडेंटिफाई करके लोगों को दे देते थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी की गई। फिर बच्चों के लिए ये भी हुआ कि बच्चे फीस के लिए जो फॉर्म भरना था, 400 रुपीज़ का फॉर्म था, तो वो फॉर्म नहीं भर, तो वो फॉर्म भरने के लिए भी बहुत सारे बच्चों को हेल्प कराई गई। उसके बाद ऐसा था कि बच्चे फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए गवर्नमेंट ने बोल तो दिया, लेकिन बेचारे बच्चों को यही नहीं आता था कि हम कैसे ऑनलाइन भरें, क्योंकि प्रिंट आउट लेना है, साइन करना है, अपलोड करना है। तो हमने क्या किया, ये सोचा कि ठीक है, हम अपने 5 लैपटॉप, 2 प्रिंटर और सारा स्टाफ लेके एक एरिया में चले जाएंगे, वहां पर किसी का भी जो भी छोटी सी जगह मिले वहां पर अपना पूरा सेटअप लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे फुल डे हम यहाँ हैं, आप आइए और आप इससे पैसे, जिसको भी आना है, जो भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह हमने कोविड में ये भी काम किए थे बच्चों को अप्लाई कराने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह, हमने ये सिखाया था कि आप भले एडमिशन लो मत लो, लेकिन आप अपना क्लेम रखो, आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरो, ताकि कल अगर अल्लाह ने करे सब अच्छा हो गया, कोविड खत्म हो गया, तो आप इस तरह नहीं सोचो कि अरे हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, अब हमारा साल वेस्ट। जी जी। और इस दौरान आपको कौन सी अपनी ताकत का एहसास हुआ कि नहीं मैं हूँ, ये मैं कुछ कर सकती हूँ? कोई ऐसी ताकत जो मतलब कोविड से पहले तक आपने उसको महसूस भी नहीं की थी? नहीं, जो वुमेन होने की ताकत है वो बहुत ज्यादा एहसास हुआ। ये सवाल जो है मैं अपनी सारी बहनों से पूछ रही हूँ, बताएंगी पहले आप, फिर उसके बाद में। नहीं, वुमेन होने का बहुत एडवांटेज भी मिला कि लोगों को ये लगता था कि अरे, कुछ जेंट्स हमारे साथ ये थे कि अरे लेडीज, मेरी टीम में पूरी लेडीज थी सब ज्यादातर, और 2-3 जेंट्स थे खाली, तो उनको ये लग रहा था कि अरे ये लेडीज लोग इतना इस तरह जाके कर रहे हैं और हम लोग है, तो वहां के जितने भी एनजीओज के लोग होते थे जो जेंट्स, वो सब हमारे साथ जुड़ जाते थे और बहुत अच्छे से वो लोग हमारे को पूरा हेल्प करते थे और उनकी मदद से हम लोग बहुत कुछ कर पाए। तो मतलब यहाँ पर आपने वुमेन एम्पावरमेंट को महसूस किया और लोगों को, अपनी बहनों को ये सिखाया कि देखिए हम लोग कर पा रहे हैं ना, आप भी कर पाएंगे, और अपने को ये नहीं सोचना है कि नहीं। मोस्टली ज्यादातर ये भी होता है, हमारी मुस्लिम बहनों को थोड़ा सा इन्फ्योरिटी भी रहता है, अरे नहीं हम मुस्लिम हैं तो हमारे को थोड़ा साइड रखा जाएगा, फिर हमारे को थोड़ा सा आगे नहीं। ऐसा नहीं है, आपके अंदर काबिलियत है ना, तो आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, आप कहीं पर भी बोलने लगेंगे और आपके जो तासुरात है वो सब बताएंगे, उससे कोई डिनाई नहीं करेगा आपको। तो हमारे अंदर, हमारी लेडीज और मुस्लिम लड़कियों को भी ये थोड़ा सा होता है कि अरे नहीं, हम लोग अगर बाहर जाके बोलेंगे तो हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या वैसा कुछ नहीं चलेगा, या उनको ऐसा रहता है थोड़ा सा ये भी आता है कि हम बाहर कैसे जाएंगे, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी होता है। जहाँ पर मैंने मिल्लत स्कूल में जाने के बाद वहाँ के लेडीज में एक क्वेश्चन उठा था कि भाई हमारी जो लेडीज हैं पर्दा नकाब है और पर्दा करती हैं, उसके वजह से वो ज्यादातर बाहर नहीं आना चाहती, नहीं आते। तो हमने ये भी बोला कि हमको किसी ने रोका नहीं, आज तो अल्लाह ताला ने मास्क सब पे लगवा दिया, तो आप नोज पीस लगा के जा सकती। ये तो आज ऐसा हो गया है कि हम लोगों को जो बोला जा रहा है ना कि हम
स्कार्फ पहन के निकल रहे हैं, तो आज तो लोगों को ये कंपल्सन आ गया है कि स्कार्फ भी पहनना है और नोज पीस भी लगाना है। वो मर्दों को भी करना है, औरतों को भी करना है, और उनको जाना है बाहर। और ये करने के बाद तो हमारे अंदर, अपने अंदर क्या जज्बा है, किस तरह हम काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत तालीम हो तो ही हम कुछ कर पाएंगे। अल्लाह ताला काम ले लेता है। आप अपने बोलते हैं ना, इरादे बुलंद रखिए। आप अपनी सोच और नियत, दो चीज पे दारोमदार होता है कि अल्लाह ताला नियतों पर, बोलते हैं ना, सारा दारोमदार नियतों पर है। तो नियत करना है, भले हम नहीं कर पाए तो नेकी में शामिल हो जाएंगे। नियत करना बहुत जरूरी। बेशक। आइए ज़ैनब आपने सुना होगा मैडम की जी बातें। जी, जी मुझे बताइए कि कोविड के दौरान जो आपने कोई एक ऐसी चीज़, या वो अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में नहीं हो, तो इस दौरान आपने अपनी कौन-सी ताकत, कौन-सी विल महसूस की कि हाँ, मैं हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैंने किया है? अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 2-3 चीज़ की है। पर सिर्फ़ एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर, ज़रूर। माशाल्लाह से जब से केबिन क्रू बनी, उसके बाद से मेरा एक जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी था मेरा खुद का। जी। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मोर देन 5000 स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में है। तो जो जैसी भी फ़ील्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता, जस्ट लाइक हमारा केबिन क्रू का ही मैं पहले एग्ज़ाम्पल दूँगी हुँ, हुँ। कि केबिन क्रू का बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जिन्हें ब पढ़ना था, आगे बढ़ना था। पर उनकी ट्रेनिंग का फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो अकेडमीज़ होती है, वो पर 2-2 3-3 लैक्स लेते हैं, जस्ट लाइक फ्रैंकफिन एंड ऑल। सो उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहरीन से करी हूँ, और बहरीन में गल्फ एविएशन अकेडमी वहाँ पर है। तो वहीं पे मैंने थोड़ा ट्रेनिंग भी ली थी इंटरनेशनल की। तो उसी हिसाब से मैंने, जितने भी मेरे केबिन क्रू मेंबर्स थे और जितने भी स्टूडेंट्स थे जो केबिन क्रू में करना चाहते थे, तो उनको मतलब विदाउट एनी कॉस्ट मैं वीडियो कॉल पर ही सबको इंटरव्यू का जो भी सेक्शन होता, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स होते, उसका, ओके, और हाउ गाइड टू कर ग्रूम रही माय थी सेल्फ, मतलब। जो भी जी, हुँ, सारी चीज़ें बहुत मैं अच्छा। उनको ऑन कॉल समझा दिया करती थी। और अगर किसी को जॉब की कोई ज़रूरत होती तो उनका पहले से ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म फिल करके रख देती हूँ। जैसे-जैसे ही खुला वैसे-वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनका हो भी गया जॉब का भी। अच्छा, ये आगे भी ग्राउंड का जारी भी रहेगी? जी, ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी अल्हम्दुलिल्लाह। रहेगी? चलिए, अभी तक थैंक यू जारी है, गाइड। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रूही जी, इंशाअल्लाह। जी रूही, बताइए विल पावर जो आपने कोविड के दौरान महसूस की, दरियाफ्त की कहना चाहिए? लॉकडाउन में सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये एहसास हुआ कि हम घर बैठे भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। मैंने और 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं, हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, उसमें बच्चों को ऐड किए। जो बेसिक स्किल्स हैं उनकी, जैसे इंग्लिश बोलना या कोई भी लैंग्वेज, मराठी बोलना, हिंदी बोलना, उसको पॉलिश करना सिखाया। स्टार्ट में हम लोग फन चीज़ें रखे, जैसे मैथ्स के क्विज़ेज़ हैं, ड्राइंग कंपटीशन है, हैंड राइटिंग टेस्ट है, पेंटिंग्स है, ये सारी चीजें हमने ऑर्गेनाइज की। पहले ऐसा फन स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे उनकी लैंग्वेजेस और उनकी बेसिक स्किल्स हम लोग पॉलिश करना स्टार्ट किए। एंड देन धीरे धीरे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने लगे और फिर बताने लगे कि हमको ये सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, उनको क्लियर करना चालू किए। और ये सारी चीजें हम लोग मतलब पूरे ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट किए थे। तो जितने बच्चे हैं जिनके पास मतलब पैसे नहीं थे पहले ट्यूशंस एंड ऑल के लिए, उनको हम लोग फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने लगे, ताकि जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो तो उनको इतना फील ना हो कि इतने टाइम से हमारा गैप हो चुका है। गैप हो चुका है। ये सिलसिला अभी भी जारी है रूही? जी जी, अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। जी। नशरा? पहले तो लॉकडाउन में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो करना चाहते थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मसरूफ थे तो वक्त नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। सबसे बेसिक चीज मुझे जो लॉकडाउन में करने मिला वो तो कुकिंग, जो सबने किया है, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, बट समहाउ उसका मुझे वक्त नहीं मिलता था रोजमर्रा की जिंदगी में। हुँ, खाना बनाना सीख गए। फिर खाना बनाना सीखने के बाद मुझे कैलीग्राफी करने का बहुत शौक था। तो एक बार मैंने किया था कैलीग्राफी, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब पे जाकर अरेबिक कैलीग्राफी ये सब थोड़ा-थोड़ा शुरू किया। फिर उसके बाद जब हमने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पड़ोस में देखा, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे जिनके पास मोबाइल है, वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। पर मसला ये था कि उन्हें पढ़ने में दिक्कत थी, क्योंकि वो घर से निकल नहीं सकते थे, ट्यूशन जा नहीं सकते। तो उस वक़्त बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के थे, तो अब इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के थे, तो उन्हें उर्दू मीडियम के बच्चों को रहता है कि उन्हें थोड़ी इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश हैंड राइटिंग उनकी तहरीर अच्छी हो जाए, तो हमने उस पर फिर ध्यान दिया। तो मेरे घर में मेरी छोटी बहन है और मेरी मम्मी ने भी, हमने ऐसा स्टार्ट किया
उनको जो ऑनलाइन वर्क आता था, और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ऑनलाइन पढ़ाना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें टीचरों ने बहुत उम्दा मेहनत काम किया है, तो वाकई काबिले तारीफ कि उन्होंने बच्चों को एक्टिविटी दिया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए, कि आप कैसे माचिस की डिब्बी से आप बना सकते हैं, रेलगाड़ी बना सकते हैं। फिर जो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज थी, कैलेंडर था, इंडियन कैलेंडर, और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर, वो बच्चों ने बनाया। फिर उसके बाद उनकी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी हो गई। और जो बेसिकली उर्दू मीडियम के बच्चे थे, तो उर्दू मीडियम के बच्चों ने इंग्लिश स्पीकिंग का स्टार्ट किया, इंग्लिश स्पीकिंग उन्हें आ गई, उनको इंग्लिश रीडिंग अच्छे से करना आ गया, उन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम्स आ गए, उन्हें टेबल्स याद हो गए। और फर्स्ट टाइम मैं घर में होम ट्यूशन भी लेती हूँ छोटे बच्चों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख कि बच्चों ने इतने दिल से पढ़ाई की। मतलब होता था तो वो उनसे बोझ समझ के ऐसा करते थे, लेकिन जब स्कूल लॉकडाउन की वजह से जब बंद हुआ, तो वो पढ़ते थे, अपनी तहरीर पर ध्यान दिए, अपनी मैथ्स के सम्स पर ध्यान दिए, तो बच्चों ने भी बहुत काम किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों ने वर्जिश करना भी सीखा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि सुबह उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन, अरबिक, ये सब होता है। बच्चे कहीं ना कहीं अपनी सेहत को, जी, कहीं ना कहीं बच्चे अपनी सेहत को पीछे छोड़ जाते थे। जो उनकी वर्जिश होती है, जो उनका खेलना कूदना होता है, वो कहीं ना कहीं रुक गया था। तो बच्चों ने वर्जिश करना सीखा, उन्होंने आपस में बातचीत करके, मतलब ये कोविड-19 से एक ये फायदा हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को समझना सीखा। जो हम एक गुमान लगाते थे किसी से बात ना करके कि ये शायद इसका मिजाज ऐसा हो, इसकी तबीयत ऐसी हो, लेकिन बातचीत करके ये चीजें बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये अच्छे हैं, उनमें दोस्ताना जो चीज है, जो एकता है, वो बाहर आई। तो बच्चों में बहुत अच्छा सुधार देखा गया है। तो फिर यही बात आ गई थी कि जो पेरेंट्स थे वो तालीम याफ्ता ना होने की वजह से ये बच्चों ने फेस किए। लेकिन जिस घर में जिनके माँ बाप तालीम याफ्ता थे, वो बच्चों को इतना डिफिकल्टी यानी इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम समाज में तालीम याफ्ता औरतें मौजूद है जब तक, और वो जब तक अपनी जिम्मेदारी, देखिए तालीम याफ्ता होना और होता है और तालीम को यूज करना कुछ और होता है। तो ये हम एक तरह के लिए है कि हम तालीम याफ्ता हम हैं कि वो बच्चे जो है उनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो बच्चे वाकई कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने सपने बताए कि दीदी हमें ये बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को कहता है कि मिस मुझे पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ठीक है आप ड्राइंग करो। तो बहुत से जो चीजें थी वो उभर के सामने आई। बच्चों ने भी काफी नई चीजें सीखी, खासकर ड्राइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइंग और पीटी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऐसा है जो स्कूल में साइड में रखा जाता है। तो बच्चों ने वो मतलब तालीम के साथ अब उन्होंने हुनर भी सीख लिया। जो कल तक उन्हें प्रोजेक्ट दिए जाते थे, प्रोजेक्ट में उनके वालिदैन हेल्प करते थे कि आप ऐसा बनाइए, ऐसा करिए, आप समझ रही है ना कि वालिदैन हेल्प करते थे। अब बच्चे खुद से वो चीज कोशिश करते कि अब हम बनाएंगे, अब हम पेपर कटिंग करेंगे, अब हम ये मॉडल बनाएंगे। तो ये चीज बच्चों में बहुत अच्छी देखी गई। उनको था कि उनके जो आइडल है वो है डॉक्टर एपीजे कलाम, तो उनको है कि हम कैसे उन जैसे बाहर इसरो में जाना है, हमको बॉम्बे IIT जाना है, तो कैसे जाए। तो उनके लिए गाइडलाइंस दी गई कि आप ऐसे ऐसा कर सकते। कुछ होते हैं हमें BSc नहीं करना है, ठीक है, हमें इंजीनियरिंग भी नहीं करना है, हमें मेडिकल भी नहीं करना है, लेकिन हमें रिसर्च पेपर पढ़ना, रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो उनके लिए हम बता सकते हैं आप ग्रेजुएट के बाद या आफ्टर 12th जो ICT में है आप वहां जा सकते हैं। आपको ऑप्टिक्स में मतलब फिजिक्स की बहुत सी ब्रांच है, आपको उसमें इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसमें जो ब्रांचेस है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अभी जो उनका एग्जाम होता है, जैम एग्जाम जो कंडक्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से गाइडलाइंस हमने बड़े बच्चों को दिए, और जो छोटे बच्चे थे स्कूल के लेवल के, उन बच्चों का जो टैलेंट था, जो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो ये सब कुछ कर सकते थे। कोविड ने कहीं ना कहीं बच्चों की ही नहीं मतलब सारे लोगों की सहायतों को भी बाहर आने का मौका दिया है, नए नए रास्ते भी बताए हैं। तो डॉक्टर सीमा आप क्या कहती हैं? जी, कोविड तो जिसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, कोविड-19 जो हम मार्च से शुरू करके और आज तक हम उससे लड़ भी रहे हैं, जूझ भी रहे हैं।
तो इस कोविड-19 की जो ये वबा जो हमारे पैंडेमिक हमारे सामने आई है, इससे मैं समझती हूँ कि पर्सनली जो ज़ाती तौर पे मेरा अल्लाह ताला पर भरोसा बहुत बढ़ के एक मजबूत डॉक्टर की हैसियत से मैं खुद अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं सामने आई हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे मेल कलीग्स जो थे शुरुआत में तो 2-3 महीना तो सभी ने अपने मतलब बंद कर रखे थे और सर्जन्स तो बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त उस ज़माने में जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स थे उसके लिए सर्जन्स की ज़रूरत थी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के का जो भरोसा था उसी को आगे रखते हुए मैंने जो सारी एहतियाती तदबीर करते हुए मैंने सारे आईसीयू प्रोसीजर्स भी जब मुझे पता था कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और मुझे वो बीमारी लग सकती है जबकि मेरा बच्चा है, घर पे वालिदैन है। लेकिन फिर भी जो अल्लाह पे तवक्कल करके और कि ये इन मरीजों को अगर मैं नहीं देखूंगी तो फिर कौन, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस वक्त जो शुरू में मैं शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ जो मार्च अप्रैल मई की उस वक्त कि जबकि सर्जन्स बहुत कम थे तो आईसीयू से हमको कॉल आती थी कि मैडम कोई नहीं है, आप आ सकती हैं, पेशेंट कोविड पॉजिटिव है। तो शुरू में तो बहुत डर लगा कि नहीं कैसे जाएं और हमको हो जाएगा, तो उस वक्त खौफ का माहौल भी था। लेकिन फिर जो बिस्मिल्लाह करके जो कुछ प्रोसीजर्स किए तो हिम्मत बंधी और आगे बढ़े और फिर ऐसा हुआ कि कई सारे कोविड के मरीज शफायाब होकर अपने घर गए और क्लिनिक पे भी ओपीडी बेसिस पे भी और फोन पर बहुत सारे लोगों की मतलब अल्लाह ने जरिया बनाया, बहुत सारे लोग जो सिर्फ फोन पर जो ना आ सकते थे ना जिनको हम बुलाते भी नहीं थे, तो ऑल ओवर इंडिया जो जहां से सुनता था कि हाँ मैडम बता रही हैं या इलाज बता रही है, मैंने कहा इलाज तो नहीं है, बस ये ऐसा है कि आप ये जितने जो आपकी अलामात है उसके हिसाब से आप सिर्फ इन्फॉर्म करते रहिएगा। तो बहुत सारे मरीज शफायाब भी हुए क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कोविड सारे पेशेंट सीरियस नहीं होते, 80 to 90% तो आपके घर में रहकर कुछ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों की भी हिम्मत बंधाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो मैं समझती हूँ कि कोविड ने हम लोगों को बहुत मजबूत बनाया। औरत के जबकि मैं देख रही थी कि मेरे सारे मेल कलीग्स बहुत डर रहे थे और पीछे थे और आगे नहीं आ रहे थे सर्जन। तो उस जमाने में जो बहुत लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स थे, जैसे यहाँ पे हम एक छेद करके ट्यूब डालते हैं गले में, ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं, कि उसको हम टाल नहीं सकते। तो ऐसे प्रोसीजर्स करने के लिए जिससे डायरेक्टली हमको कोविड हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत भी की। तो वही कह रही हूँ कि अल्लाह ने बहुत भरोसा। हाँ, ये बात वैसे एक सर्वे में भी आई थी अमेरिका में, कुछ 80% से शायद लोगों ने इस बात को एग्री किया था कि कोविड के दौरान उन लोगों का खुदा पर भरोसा काफी बढ़ गया है। जी। पहले तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन भरोसा बढ़ गया है। तो आप तमाम लोगों की तरफ से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारामद बातें सामने आई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी हमारी। और कोई पैगाम एक लाइन में कोई पैगाम दे दीजिए, एक जुमले में पैगाम दे दीजिए कि खवातीन या आलमी यौम खवातीन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पैगाम चाहिए। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहैसियत खवातीन जहां भी हैं, तालीम पर जिसको जैसे भी जो काम कर सकता है, एजुकेशन और एजुकेशन, तमाम मसाइल का बिलवास्ता या बिलावास्ता जो हल है वो तालीम है। और खास तौर पे तालीम निस्मा के माँ की गोद पहली दरसगाह होती है बच्चे की और उसके जो असरात होते हैं पूरी जिंदगी रहते हैं। तो बस आप जहाँ जैसे भी तालीम के लिए काम कर सकते हैं जरूर करें, मेरे यही एक मैसेज है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को थिंक लाइक अ क्वीन, because a queen is not afraid to fail and failure is another stepping stone for the success. तो यही कहना चाहूंगी कि हमको डरना नहीं है कि हम फेल हुए कि नहीं, बस हमको अपना काम करना है और एक रानी की तरह सोचना है। जी, मेरा यही पैगाम है कि तालीम सभी के लिए जरूरी है, चाहे मर्द हो या औरत, तालीम सभी पर फर्ज है। दूसरी बात, आप तालीम याफ्ता होने के बाद उस तालीम का सही इस्तेमाल करें, उसे सही राह पर लेके जाएं। और औरतों के लिए मैं एक ये बात देना चाहूंगी कि आज कहीं ना कहीं जो समाज की सोच, जो मर्द के दिमाग में जो बातें हैं, कहीं ना कहीं उसकी माँ भी उसके घर के एतराफ जो औरतें हैं वो उनके दिमाग में डालती है। तो तालीम याफ्ता होने की आपको ये एक बहुत बड़ा फायदा उठाना है कि आप अपने घर से औरतों के बारे में सोच जो रखी गई है पुराने जमाने से, पहली बात कि पढ़ी लिखी औरत जबान की तेज होती है, पढ़ी लिखी औरत से शादी नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकलती है, वो न जाने कैसी किरदार की। तो ये सोच बदलनी है। तो ये सोच घर से शुरुआत हुई है।
मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एजुकेटेड वुमेन को दे शुड बिकम अ गाइडिंग लाइट फॉर अदर वुमेन्स, दे शुड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अ सिंबल ऑफ पावर। ठीक है, कि वो जहां भी जाए लोग उनसे इंस्पायर हो, दे शुड बी इजी टू टॉक टू एंड दे शुड बी अ गाइडिंग लाइन फॉर बीट वुमेन और मेन, किसी के लिए भी जो लोग उनको देखे उनसे इंस्पायर हो और फिर यही सोचे कि हम भी इनके जैसा बन सके। और एजुकेशन इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। हम हर किसी को ये बात इतना वो कर दे कि एजुकेटेड वुमेन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ बुरे लोग नहीं है, हम भी उतने ही लोगों के अच्छाई के लिए सोचते हैं जितना कि तुम सोचते हो। बीट मैन और वुमेन, हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, तालीम के साथ साथ हुनर भी रखना चाहिए, चाहे मर्द हो औरत हो। हुनर बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आवर लाइफ, बट हुनर भी इम्पोर्टेंट है। तो हम खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में यूज करे और वो और आगे भी बढ़ा सके और सिखा सके। बोलते ना, दीन बांटने से बढ़ता है। दीन हो, कोई भी तालीम हो, तो हम बांटे और खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए, वॉट एवर वी नो। बहुत अच्छा ज़ैनब, आप लोगों ने, ज़ैनब, नशरा, रूही, आप लोगों ने, मतलब आप, चूंकि आप लोगों की एज बकियतों के मुकाबले में कम है, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला है, बहुत अच्छी सोच भी है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सीमाब और ये प्रिंसिपल साहिबा भी मुत्तफिक होंगी मेरी बात से। जी बिल्कुल, हम लोग सीखते हैं इन लोगों से बहुत कुछ। जी जी, बहुत अच्छा आप लोगों से बातचीत करके लगा। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कीमती टाइम आप लोगों ने इनकलाब के लिए दिया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोगों का ताउन इनकलाब के साथ में इस तरह जारी रहेगा और हम मिलते रहेंगे, ताकि माशरे के लिए, खवातीन के लिए नई नई बातें, नए नए आइडियाज और नई गाइडलाइन के साथ में उनकी रहनुमाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।